हेलो दोस्तों, आज हम बिल्डिंग मटेरियल में चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर 2 है दोस्तों ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मेजनरी। दोस्तों आज हम ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मेजनरी पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक भी करें दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स आर क्लासिफाइड मेनली टू टाइप्स। पहला ट्रेडिशनल ब्रिक, दूसरा स्टैंडर्ड ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक ऐसी ब्रिक जिनका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक के अनुसार कोई साइज फिक्स नहीं किया गया हो, अर्थात अलग अलग जगह पर अपनी सुविधा अनुसार साइज फिक्स किए गए हो, ट्रेडिशनल ब्रिक कहलाता है। स्टैंडर्ड ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक ऐसे ब्रिक जिनका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका साइज फिक्स किया गया हो, स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर ब्रिक कहलाता है। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ ब्रिक, width ऑफ ब्रिक एंड थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट increase of modular brick. Relation between length of brick, width of brick and thickness of mortar joint, increase of modular brick। तो दूसरा इसका फॉर्मूला है L बराबर 2B प्लस T। L स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ ब्रिक, B स्टैंड फॉर width ऑफ ब्रिक, T मीन्स थिकनेस ऑफ मोटार। एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर साइज यानी दोस्तों एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm या 19 सेंटीमीटर इंटू 9 cm इंटू 9 cm। नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इसका रेशियो होता है दोस्तों जिसमें विथ मोटार होता है 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm और 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। वेट ऑफ मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक तो दोस्तों इसका वेट लगभग में होता है दोस्तों 3 से 3.5 kg अप्रोक्सीमेट दोस्तों 3 से 3.5 kg के आसपास होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड ब्रिक तो दोस्तों मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड ब्रिक को निम्न अनुसार क्लासिफाइड किया जाता है। पहला हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक, तीसरा हो गया थर्ड क्लास ब्रिक, चौथा हो गया पीला ब्रिक, पांचवा होगा जामा ब्रिक। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक की निम्नलिखित प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ब्रिक शुड बी प्रॉपर साइज 190 सेंटीमीटर 190 mm इंटू 19 mm इंटू 19 mm। ब्रिक्स अर्थ यानी ईंट मिट्टी, फ्री फ्रॉम पेबल्स यानी दोस्तों कंकर पत्थर से फ्री होना चाहिए, स्टोन पीसेस से भी फ्री होना चाहिए। द टेक्सचर ऑफ ब्रिक शुड बी होमोजेनियस यानी दोस्तों टेक्सचर ऑफ होमोजेनियस समान होना चाहिए। यदि दो ब्रिक्स को आपस में टकराया जाए तो रिंगिंग या मेटालिक साउंड सुनाई देनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 मेगापास्कल या न्यूटन mm² या 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक को 24 घंटे तक पानी में डुबोकर यानी समर्ज करके रखा जाए तो ब्रिक की वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी स्वयं के ड्राई वेट का 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट, फर्स्ट क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि दोस्तों वाटर जो एब्जॉर्ब करता है उसकी कैपेसिटी स्वयं के अनुसार स्टैंडर्ड वेट 16% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक
यदि दो ब्रिक को आपस में टकराया जाए तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की रिंगिंग या मेटालिक साउंड सुनाई देनी चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन mm स्क्वायर या मेगा पास्कल या 70 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि सेकेंड क्लास ब्रिक को 24 घंटे तक पानी में डुबो कर रखा जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्वयं के ड्राई वेट का 22% से अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक, यदि दो ब्रिक को आपस में टकराया जाए तो डल या मंद आवाज़ सुनाई देती है। थर्ड क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन mm स्क्वायर या मेगा पास्कल या 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यदि ब्रिक्स को पानी में 24 आवर तक डुबोकर रखा जाए तो स्वयं के ड्राई वेट का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ब्रिक, साउंड, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ड्राई वेट नॉट मोर देन, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन। तो दोस्तों पहला हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक। इसका दोस्तों मेटालिक और रिंगिंग आवाज़ आनी चाहिए। ड्राई वेट का 20%, सैचुरेटेड वेट का 16% होना चाहिए। और दोस्तों 10.5 न्यूटन mm स्क्वायर या 105 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक, मेटालिक और रिंगिंग साउंड इसमें भी होना चाहिए। ड्राई वेट का 22%, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन mm स्क्वायर या 7 मेगा पास्कल या 70 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक, इसका साउंड डल होनी चाहिए, यानी मंद तरह का होता है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसका ड्राई वेट का 25% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन mm स्क्वायर और 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। पीला ब्रिक, ऐसी ईंटें जो कम पकी हुई होती है और इनका उपयोग चिनाई कार्य के लिए नहीं किया जाता है। पीला ब्रिक का पीसकर दोस्तों सुर्खी बनाई जाती है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। जामा ब्रिक्स, ये ब्रिक्स ज़्यादा पकी होती है, जिसके कारण इनका शेप और साइज प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए इन ब्रिक्स का उपयोग मशीनरी वर्क के लिए नहीं किया जाता है। इन ब्रिक्स को तोड़कर ब्लास्ट बनाया जाता है, जिसका उपयोग रेलवे ट्रैक या कंक्रीट कार्यों के लिए किया जाता है। मशीनरी वर्क यानी चिनाई कार्य में काम आने वाले ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन mm स्क्वायर या 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक चिनाई कार्य में उपयोग में लाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ईंट बनाने के लिए सेल, मृतिका, मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। ईंट बनाने वाली मिट्टी में निम्नलिखित कंपोजिशन होते हैं, यानी कि दोस्तों बहुत सारे कंपोजिशन से मिलके, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं। सिलिका, ईंट बनाने वाले मिट्टी में सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है और अच्छी ईंट मिट्टी में सिलिका की मात्रा 50 से 60% के मध्य उपस्थित होती है। फंक्शन ऑफ सिलिका, यानी सिलिका कार्य क्या है। सिलिका का मुख्य फंक्शन ईंट को बर्न यानी पकाते समय ईंट की शेप को रिटेन बनाए रखना, रोक के रखने का कार्य करती है। अर्थात ईंट को बर्न करते समय इसकी शेप को बनाए रखने में सहायता करती है। रॉ ब्रिक में सिलिका की मात्रा इसके सूखते समय क्रैकिंग श्रिंकेज वार्पिंग को कम करती है। डिसएडवांटेज, इस
मिट्टी में सिलिका की मात्रा इसकी परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाए तो ईट मिट्टी में लॉस ऑफ कोहेजन यानी दोस्तों संयोजन बल में कमी हो जाता है। यानी कि दोस्तों लॉस ऑफ कोहेजन का मतलब होता है दोस्तों यानी कि पानी सोखने की क्षमता जो है दोस्तों कम हो जाती है। एल्यूमिना, ईट मिट्टी में सिलिका के बाद दूसरे नंबर पर एल्यूमिना की मात्रा होती है। यह अच्छे ईट मिट्टी में एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% के मध्य होती है। फंक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का मुख्य कार्य ईट मिट्टी को प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी उत्पन्न करना होता है। डिसएडवांटेज ऑफ एल्यूमिना, यदि ईट मिट्टी में एल्यूमिना की मात्रा परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाए तो ईट को सूखते समय इसमें श्रिंकेज और वार्पिंग दोष उत्पन्न हो जाता है और ईट पकते समय बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। लाइम, एक अच्छी ईट मिट्टी लाइम की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाइम यानी ब्रिक्स मिट्टी में लंप यानी पिंड दोस्तों छोटा छोटा जो है लंप यानी धब्बा हो जाना कि यानी लंप के रूप में उपस्थित नहीं होने चाहिए। अर्थात ईट मिट्टी में लाइम की मात्रा फाइन पाउडर के रूप में होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ लाइम, ईट मिट्टी में लाइम का मुख्य कार्य श्रिंकेज को रोक के रखना होता है यानी रिटेन करके रखना होता है। लाइम ईट मिट्टी में फ्लक्स का कार्य करता है जो सिलिका को कम टेम्परेचर पर बर्न करने में मदद करता है। डिसएडवांटेज, यदि लाइम की मात्रा ईट मिट्टी में 5% से अधिक होने लगे तो ईट बर्न होते समय अपनी शेप को खो देती है अर्थात ईट को पकते समय मेल्ट हो जाती है यानी पिघल जाता है। आयरन ऑक्साइड, ईट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5% से 6% के मध्य होती है। फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ईट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी पिगमेंट यानी कलरिंग एजेंट का कार्य करता है। ईट मिट्टी में लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण ही उत्पन्न होता है। ईट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड लाइम की तरह फ्लक्स का कार्य भी करता है अर्थात सिलिका को कम टेम्परेचर पर बर्न करने में मदद करता है। डिसएडवांटेज, यदि ईट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा परमिसिबल लिमिट से अधिक हो जाए तो ईट पकते समय डार्क ब्लू या ब्लैकिंग हो जाती है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा परमिसिबल लिमिट से कम आए तो ईट बर्न होते समय येलो कलर की हो जाती है। ईट मिट्टी में आयरन की मात्रा पायराइट्स के रूप में उपस्थित नहीं होनी चाहिए क्योंकि पायराइट्स बर्न होते समय क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो ईट को पकते समय टुकड़ों में तोड़ देता है। कलर और ब्रिक्स, तो दोस्तों कलर हो गया, ये कलर हो गया और ये पिगमेंट और क्वांटिटी अवेलेबल ब्रिक। दोस्तों ब्रिक में मैग्नीज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, नहीं दोस्तों मैग्नीज जो दोस्तों ज़्यादा हो जाता है तो ब्लैक हो जाता है कलर उसका ब्रिक का। ब्लूइश ग्रीन, अल्कलाइज एंड बर्न एट हाई टेम्परेचर। ब्रो, लाइम इन एक्सेस यानी लाइम ज़्यादा हो जाने पर ब्रो हो जाता है। ग्रीन, आयरन एंड लिटिल क्वांटिटी ऑफ लाइम। रेड कलर का दोस्तों रेड होने के कारण दोस्तों आयरन इन एक्सेस यानी आयरन ऑक्साइड जो है दोस्तों ज़्यादा हो जाना। वाइट यानी प्योर क्ले की मात्रा एक्सेस हो जाना। येलो यानी आयरन एंड मैग्नीशिया स्मॉल क्वांटिटी। मैग्नीशिया, यदि ईट मिट्टी में मैग्नीशिया की स्मॉल मात्रा यानी ब्रिक को येलो कलर प्रदान करते हैं तथा ईट मिट्टी में श्रिंकेज को कम करती है।
डिसएडवांटेज, यदि मैग्नीशियम की मात्रा मिट्टी में एक्सेस यानी बढ़ जाए तो ब्रिक का गलना यानी डीके और ब्रिक प्रारंभ हो जाता है। अल्कलाइज, ईंट मिट्टी में अल्कली की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अल्कली हाइग्रोस्कोपिक नेचर यानी पानी सोखने की ज़्यादा क्षमता होती है, जिसके कारण ब्रिक्स वीकेस्ट क्वालिटी की प्राप्त होती है, तथा ब्रिक की इफ्लोरेंस यानी व्हाइट पैचेस शो ऑन द ब्रिक सरफेस आफ्टर ड्राइंग ऑफ ब्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। ईंट बनाने वाली मिट्टी में क्ले, सिल्ट एवं सैंड की मात्रा निम्न अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज इंडेक्स फॉर ए ब्रिक अर्थ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें दोस्तों, उसके साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना।